नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। A student investigates a falling mass. The student uses the apparatus shown in figure 3.1. ये apparatus है, ये मास, ये यहां से मेरे ख्याल से ये नीचे गिर रहा है। The student uses the apparatus shown in figure. ये पुली लगी हुई है, ये इसमें रिटॉर्ड स्टैंड है, इस पे ये हैवी मास रखा हुआ है कि यहाँ से ये टॉपल कर सकता है ना, ये नीचे गिर सकता है। तो इसको रोकने के लिए ये काउंटर वेट लगाया, ये पुली है, ये एक मास हैंगर है, ये दूसरा मास है, मास हैंगर ए। या तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, देखते हैं क्या होता है। अब एट द बॉटम ऑफ द मास हैंगर ए इज एट अ हाइट एच। ओके, दिस इज योर मास हैंगर ए, इसका बॉटम हाइट एच पे है। ओके, ये यहां से इसने मीटर रूल ये रखा हुआ है और यहां से ये आपसे ये एच मेजर कराएगा। ओके, the student places one end of a meter rule on the floor and the other end near to the mass hanger. The top of the meter rule is shown in figure 3.2. आपको रिकॉर्ड एच को रिकॉर्ड करना है। अब बेटा एच रिकॉर्ड करके प्लीज बताइए आप लोग। ठीक है, एच रिकॉर्ड करके बताना है आपने। तो द स्टूडेंट इज यूजिंग अ मीटर रूल। तो सॉरी, दिस इज अ मीटर रूल। क्या कोई बता सकता है इस मीटर रूल की टोटल, मीटर रूल टोटल ये लेंथ कितनी होती है? मीटर रूल, मैं बार बार एक वर्ड को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। मीटर रूल 100 सेंटीमीटर होता है या 1 मीटर आप कह लें। यूजुअली फिजिक्स में हम सेंटीमीटर में बात करते हैं, तो दैट मीन्स ये 1 मीटर पे 100 सेंटीमीटर है। और मास हैंगर का बॉटम ये देखो यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ओवर हेयर यहाँ पे वी गॉट 1 सेंटीमीटर। तो द टोटल यहां से यहां तक दिस इज 100। इस 100 में से ये 1 सेंटीमीटर में माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एच आएगा। भाई अब बताइए, बात समझ आइए? ठीक है, आप लोग एग्जामिनर के इस स्केल के ट्रैप में आ गए और ये उसने यहाँ पे शो किया, ये कंटिन्यूटी का साइन होता है, ये ब्रोकन है, इसका मतलब कंटिन्यूटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मीटर रूल जो है उसने इस तरह से प्लेस किया हुआ है। तो मीटर रूल की यहां से लेकर यहां तक बेटा ये 100 सेंटीमीटर है। और बॉटम उसने यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया है, ये बॉटम। यानी अगर मैं इसी डायग्राम पे इसको शो कर दूं तो योर मीटर रूल इज लाइक दिस। ये आपका मीटर रूल है, यहाँ पर रीडिंग है आपके पास 100 और ये आपके पास 1 है। तो यहां से लेकर इस 100 तक जो लेंथ है दैट इज एच। तो ये एच कितना होगा? जी, जिन्होंने कहा है एक्सप्लेन करें इसे। नहीं बेटा, आप मेजर नहीं कर सकते। अगर एग्जामिनर कहेगा इट्स ऑन स्केल डायग्राम तब आप मेजर करेंगे। भाई सबको क्लियर हो गया? जिन्होंने कहा था सर एक्सप्लेन करें दोबारा, उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे फीडबैक दे रहे हैं अपना। उनको क्लियर होगी बेटा? टोटल मीटर रूल की ये हाइट 100 सेंटीमीटर है, ये 1 यहाँ है, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो दिस शुड बी 99.0 सेंटीमीटर्स। नाउ द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में एग्जामिनर कह रहा है डिस्क्राइब वन सोर्स। आपको वन सोर्स जो है वो बतानी है ऑफ एरर व्हेन मेजरिंग एच। जब आप एच को मेजर कर रहे हैं तो उसका वन सोर्स ऑफ एरर आपने बताना है एग्जामिनर को।
तो अब बेटा बताएं आप लोग। क्वेश्चन को गौर से देखिए। मेजरिंग एच, ठीक है, मेजरिंग एच। जी सही है बेटा। जिन लोगों ने पैरेलैक्स एरर कहा बिल्कुल ठीक है। रूल का तो मैंने हमेशा कहा है, जहां भी स्केल आएगा वहां पे पैरेलैक्स एरर आपने सबसे पहले बताना होता है। पैरेलैक्स एरर आ गया। आपका रूलर वर्टिकल नहीं है। आपने इसको अगर हाथ से पकड़ा हुआ होगा तो कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा होगा बेटा, ये हिल रहा होगा, आपका हाथ शिवर कर रहा होगा, तो ये उसकी वजह से कंटिन्यूसली क्या कर रहा होगा, ये हिल रहा होगा, ये स्टैग्नेट नहीं होगा, रुका हुआ नहीं होगा। इसको होल्ड करना बहुत मुश्किल है, एक तरह से बच्चों ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। तो जी, तो अब हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारी यूजुअली जनरल प्रैक्टिस है, दैट इज पैरेलैक्स एरर, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कहा है रूलर को क्लैंप कर दें, बिल्कुल ठीक कहा है, वो बात भी ठीक है। कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सेट स्क्वायर यूज करें, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप सेट स्क्वायर यूज कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं उसको, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि रूलर जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, पुट द जीरो, जो जीरो का मार्क है वो उसके साथ आना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं बेटा। ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट लिखे हैं, जिन जिन लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे ये सारे वैलिड हैं। तो मैंने ये अपनी तरफ से, मेरे पास सिर्फ एक ही लिखना था, तो मैंने ये वाले लिख दिए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द स्टूडेंट प्लेसेस a mass 5 gram on mass hanger A. The additional mass causes the mass hanger to descend slowly. बस ये बेटा ये सिचुएशन ये है, ये मास हैंगर आपके पास ए है, यहाँ पर ये एक एडिशनल मास है। अब इसको आपने यहाँ से रिलीज किया तो ये स्लोली नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जहां से जर्नी स्टार्ट कर रहा है ये नीचे जा रहा है। इसका टाइम अब हम नोट करेंगे। यही उसने करना है क्योंकि स्टॉप वॉच मुझे नजर आई है। So the additional mass causes the mass hanger to descend slowly. The student uses a stopwatch to take 3 readings of time taken for mass hanger A to fall to the floor. Use the Using the stopwatch reading in figure 3.3, determine an accurate average T average for the mass hanger to descend the height h. बेटा ये रीडिंग्स आपके पास है, तो इनका एवरेज निकालते हैं। ये यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस पे रीडिंग्स लिखी है मैंने? 2। तो ये 2 डेसिमल प्लेस पे आएगा 0। जी, ये 2 पे लिखा जाएगा। 6.02 है। बस 6.0 लिखते हैं, 02 लिखते हैं, भले अगर है तो 02 लिखते हैं। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोगों ने आंसर बताया, आई एम यूजिंग दिस वन। वट एवर जो भी आपका आंसर है उसको फॉलो कर लें। द स्टूडेंट रिपीट्स द टाइम measurements with different masses placed on hanger A. Record the measurement from B1
इन टेबल 3.1 कंप्लीट द हेडिंग्स एंड गिव यूनिट्स। B1 से, अच्छा B1 से ये है, पहले तो इसकी कॉलम हेडिंग्स फिल करते हैं। ये मैथ्स जो है ये आपने ग्राम में मेजर किया। ये आपका फर्स्ट ट्रायल है T1 और कौन से यूनिट है, सेकंड्स। ये सेकंड ट्रायल T2, ये सेकंड्स में मेजर हुआ। ये T3 सेकंड्स एंड दिस इज टाइम एवरेज इन सेकंड्स। तो पहला टाइम जो वहां से अब देखते हैं कितना था, 6.11। सेकंड इज 5.87, then it's 6.22, then the average is 6.00। अच्छा उसने एक डेसिमल प्लेस पे लिखा है तो चलो मैं भी एक पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसने एक पे लिखा है बेटा 6.02 है, तो उसने 6 पॉइंट, ये एक पे लिखा है उसने यहाँ पे, तो दैट्स वाई 02 अगर आ रहा है तो उसको ओमिट कर दो। देखो इसने वन डेसिमल प्लेस पे लिखा हुआ है, तो इसको वन पे लिख दो। क्या गलत कर दिया मैंने? अच्छा सॉरी, सिक्स, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ठीक है बेटा? जी ठीक है बेटा, गुड, थैंक यू। On the grid provided on page 11, plot a graph of T average on y-axis, T average on y-axis against M on x-axis. Okay. Draw a best fit curve. Draw a best fit curve. It's a 4-mark question. So it's a 4-mark question. So this is our graph paper given to us in exam. तो सबसे पहले आप इसको देखें, y एक्सिस पे टी एवरेज में ये प्लॉट ही कर रहा था, क्लास का टाइम हो गया, टी एवरेज स्लैश सेकंड्स, और यहाँ पे ये ये जो एक्सिस लेबल्ड होने चाहिए विद द यूनिट ऑफ क्वांटिटी, दिस स्कोर्स 1 मार्क। जो 4 मार्क का ग्राफ है उसमें से 1 मार्क आपको यहाँ पर एक्सिस लेबल करने में मिल गए। उसके बाद 1 मार्क आपके स्केल पे होगा, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ 1 to 5 ऑकवर्ड स्केलिंग ना हो, ठीक है। और उसके बाद 1 मार्क्स आपका पॉइंट्स को एक्यूरेटली प्लॉट करने पर। देखो बेटा मैं एक बात क्लियर करूं, जो आपने एक्सिस लेबल किए, एक्सिस लेबल हुए, इस पे आपको 1 मार्क मिल गया। 1 मार्क आपका स्केल का हो गया, 1 मार्क आपकी पॉइंट्स प्लॉटिंग का हो गया। उसके बाद 1 मार्क आपकी बेस्ट फिट लाइन या जो आपका बेस्ट फिट कर्व है उसका होगा। तो बेस्ट फिट कर्व का 1 मार्क है। अब एग्जाम में कोई अपने आप को स्ट्रेस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर सपोज अगर आपसे ये कर्व वाला पार्ट, कर्व आपसे अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा, एग्जाम में प्रेशर में होता है इंसान, टाइम नहीं बच रहा है, वट जो भी रीजन हो सकते हैं, आपसे ग्राफ का ये कर्व अच्छा नहीं बन रहा, हरगिज टेंशन नहीं लेना, उसमें ये 3 मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। अगर ये तीन चीजें ठीक हैं तो आपका 1 मार्क जाएगा। इसलिए अपने आप को वहां अपना मॉरल डाउन करने की जरूरत नहीं है कि मुझसे ग्राफ बहुत गलत बन गया, ये हो गया, तो उस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्टिल यू हैव मैनेज 3 मार्क्स। अगर आपने ये काम सही किया हुआ है आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये बात याद रहेगी। अब बेटा जैसे हम करते हैं, वी आर स्टार्टिंग दिस ग्राफ विद 0 0। आई स्टार्टेड दिस विद 0 0, ठीक है। अब मेरे पास बेटा ये एक्स एक्सिस पे ब्लॉक्स काउंट किए मैंने। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ब्लॉक्स। आई हैव गॉट 8 ब्लॉक्स। और एक्स एक्सिस पे मेरे पास मैक्सिमम रीडिंग थी 13। तो 13 को मैं 8 पे डिवाइड कर दूंगा कैलकुलेटर पे, आप चेक करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1.625। तो मेरा नंबर इससे बड़ा होना चाहिए स्केल पे लिखने वाला।
और 1 to 5 के रूल के तहत 2 इज द नियरेस्ट एंड बेस्ट नंबर। ठीक है, मैं 1 तो ले नहीं सकता। अब आपको मैं 1 बताता हूँ क्यों नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, या 1 या 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ मैं 8 ग्राम तक ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 13। और अगर कोई स्टूडेंट 5 का स्केल ले लेता है, तो अगर ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 और ये 20 आ गया, तो द ग्राफ विल बी विद इन द 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स के अंदर होगा। ये बहुत छोटा हो जाएगा। मिनिमम 4 ब्लॉक्स या इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 का हाफ, 4 ब्लॉक्स तो कवर होने चाहिए एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 का स्केल ले लिया। तो 0 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये मेरा एक्सिस लेवल हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब बेटा y एक्सिस के लिए वी आर गिवन दिस टी एवरेज इज मैक्सिमम 6। तो 6 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, काउंट कर लेते हैं। 12 थे जब मैंने काउंट किए थे। दिस इज 0। तो ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 11 12 12 ब्लॉक्स है। तो 12 ब्लॉक्स है। तो 12 ब्लॉक्स का मतलब ये है कि हमारे पास 12, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 वी गेट 0.5। तो 0.5 हमारे पास आ रहा है। तो 0.5 हमारे 1 to 5 में मल्टीपल्स में आता है, तो मैंने 0.5 स्केल ले लिया। तो ये मैं इसको लेबल कर रहा था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। दिस वुड बी 3.5, दिस वुड बी 4, दिस इज 4.5, 5, 5.5 एंड दिस इज 6.0। एक्सिस लेबल्ड हो गए। अब मैंने 2 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब मैंने नेक्स्ट प्लॉटिंग करनी है। ये ग्राफ बाद में आप लोग खुद बनाइएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक प्लॉट करता हूँ। 5 ग्राम पे 6 सेकेंड्स है। तो 5 ग्राम पे 6 सेकेंड्स है। तो 5 ग्राम वुड बी समवेयर हेयर, मिडिल में। और इस पे रीडिंग आ रही है 6। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि कि मेरे पास तो स्क्रीन से डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये मेरे पास बेटा इसका 5 ग्राम पे 6 वाला प्लॉट आ गया। अच्छा, ये अर्जिश ने भेज दिया है ये। 1 मिनट बेटा। जी, ये इन्होंने मुझे अपना ग्राफ भेजा है। तो ये ग्राफ अभी इन्होंने शेयर किया हमसे। तो इस ग्राफ को अगर देखें तो अब मुझे ये ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा भारत। इसमें होगा ये कि ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बेस्ट फिट लाइन 1 गो में होनी चाहिए। ये जो बेस्ट फिट कर्व है ये 1 गो में होगा। यहाँ पे लाइन का स्लोप ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से पास करते हुए इधर ये ऊपर चला जाएगा, एक पॉइंट नीचे जाएगा मेरा ख्याल है।
ठीक है, तो बहरहाल ठीक है, अच्छी कोशिश है, नॉट बैड। तो आप जो है, जी, दो कंप्लीट बॉक्स को वन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.5 लिखने में कोई इशू नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। अगर आप इस 0.5 को बजाय ये वन लिख दो या टू लिख दो तब भी ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। तो ये ग्राफ इस टाइप का शेप बनेगा। आई होप शेप सबको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात ये। अब ये ग्राफ मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं खुद बना के बाद में शेयर कर दूंगा आपसे, आप लोगों ने भी ट्राई करनी है। तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ का शेप मेरे पास आ गया, इसलिए कमेंट करना मेरे लिए नेक्स्ट पार्ट आसान है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टी एवरेज एंड एम शोन बाय द ग्राफ। तो ग्राफ से जो आपके पास रिलेशनशिप आ रहा है ग्राफ से, वो अब आपने देखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, आपको देखो, मैं एक बात समझाऊं, ये ग्राफ में आप देखो यहाँ पर टेबल को देखो, तो ये मास हैंगर की रीडिंग, मास की रीडिंग बढ़ रही है, और टाइम की वैल्यू आपके पास कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये डिक्रीज होती हुई नजर आती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये देखें कि आपके पास जो टी एवरेज है, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है मास से या नहीं है, तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि जो चीजें जो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो उनकी प्रोडक्ट आप फाइंड कर लें। जैसे फर्ज करते हैं पहली रीडिंग में 5 और 6 है, तो अगर हम 5 और 6 का प्रोडक्ट ले लें तो ये 30 आएगा। इसी तरह से इस टेबल में से कोई भी एक रीडिंग और ले लें, ये लास्ट वाली रीडिंग ले लें, 13 और 2.2 है, तो अगर आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो 13 इंटू 2.2 आपके पास अराउंड 28 समथिंग, तो 13 इंटू 2.2 28.6, तो ये आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाली स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर ये कांस्टेंट इक्वल होंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगी। मेरी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? भाई सबसे पहले तो यही देख लेना आप यार, मास बढ़ रहा है तो टाइम कम होता जा रहा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास अब ये कैसी प्रोपोर्शनैलिटी आपके पास बनेगी, आपने इसको आंसर कैसे करना है ग्राफ को देखकर। तो विद द इंक्रीज इन मास टाइम डिक्रीजेस, एग्जामिनर को आपने ये बताना है, ये आपने इसके टेबल में से नोट किया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये होना चाहिए, यहाँ पे 2 मार्क्स से कितने मार्क्स है, एक मिनट, कहाँ था ये पार्ट, ये रहा, 2 मार्क्स है। अच्छा, दो स्टेटमेंट्स कम से कम। तो विद द इंक्रीज इन मास टी एवरेज डिक्रीजेस। ठीक है। तो अब जो इसका डिक्रीज है, तो वो देखें, अब बहुत सारे तरीके हैं। एक यूजुअली तरीका जो एक ये है कि आप इसका ग्राफ का शेप देखें, तो ग्राफ का शेप आपको नॉन यूनिफॉर्म कर्व नजर आ रहा है। लेकिन ये अब आप एग्जाम में बैठ के तो ये चीज प्रिडिक्ट करना आपके लिए मुश्किल है कि यार ये कैसे, एग्जाम के लिए क्या तरीकेकार आप यूज कर सकते हैं। उसका आसान ट्रिक जो बच्चों को मैं हर साल सिखाता हूँ, वो ये है कि क्वांटिटीज का डिफरेंस देखो, क्या क्या ये कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो अगर आपके पास क्वांटिटी में 2 ग्राम का चेंज आ रहा है ना, देखो हर जगह पे 2 ग्राम का चेंज आ रहा है। फॉर ईच 2 ग्राम ऑफ चेंज, टाइम का डिफरेंस का चेंज देखो, तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस का चेंज जो है, दैट इज 6 - 4.2, तो दिस वुड बी 6 - 4.2, 1.8। तो यहाँ पे 1.8 है। फिर नेक्स्ट का देख लो, 4.2 - 3, 1.2 है। फिर नेक्स्ट देख लो बेटा, ये आपके पास 0.4 है। नेक्स्ट देख लो, ये 0.4 है। तो क्या टाइम का डिफरेंस यूनिफॉर्म है? हालांकि मास तो आपने कांस्टेंट रेट पे चेंज किया है, हर दफा 2 ग्राम को आपने इंक्रीज किया। फॉर ईच 2 ग्राम ऑफ मास इंक्रीज, द डिफरेंस इन टाइम इज नॉट कांस्टेंट। बात क्लियर होगी किस तरह से एग्जाम में मैं अब
जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पे बच्चे ग्राफ का शेप देखकर बहुत कम होता है कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप टेबल को देखकर वहां से डिसाइड करें। जैसे पहले आपने देखा यार मास बढ़ता जा रहा है और टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, टाइम डिक्रीज करता जा रहा है, एक स्टेटमेंट ये आ गई। अब आपने दूसरे नंबर पे इसी टेबल से देखा, आपने कहा कि यार यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास मास तो इक्वल रेट से चेंज हो रहा है, यानी हर दफा जो मास चेंज होगा उस पे टाइम का जो डिक्रीज आना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए था, वो कांस्टेंट नहीं है। आप समझे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म रेट नहीं है। ठीक है, तो सही है भाई, ये क्लियर होगी बात। तो और टाइम का डिफरेंस पे क्या फर्क आ रहा है, टाइम का डिफरेंस डिक्रीज करता जा रहा है, इट्स नॉट कांस्टेंट। तो किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक की इसमें? नो बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मना कर रहा हूँ ना, सबसे कॉमन गलती यही होती है, बच्चे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, यही तो मैं मना कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी देखनी है तो चेक करना उनके प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, ये कोई और रीडिंग उठा लो बेटा, 9 को मल्टीप्लाई करो 3 से 27 आ जाएगा, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 27 है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल तो नहीं हुए ना भाई। देखो ना, अगर इफ y is inverse proportional with x, तो y into x should be equal to a constant। तो क्या आप y और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आपके पास कांस्टेंट आ रहा है? एक 30 है, दूसरी 28, फिर कोई 27 आ रही है, हर रीडिंग में वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी तो आप नहीं लिखेंगे। अगर ये आ रहा होता तो फिर लिखते, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का स्टेटमेंट तब भी लिख जब चेंज, यस यूनिफॉर्म चेंज होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ये कैसे पता लगा आपको, इफ विद द इंक्रीज इन मास योर टाइम इज डिक्रीजिंग, पहला स्टेटमेंट। फिर आपने देखा यार हर दफा 2 ग्राम का चेंज आ रहा है, तो क्या टाइम के चेंज को देखो, टाइम का चेंज डिक्रीज करता जा रहा है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज हो गया ये। या आप ये बताओ, विद द इंक्रीज इन मास द डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो आपके पास रिड्यूस होता जा रहा है, देखो ये 1.8 फिर 1.2 0.4, ये डिक्रीज करता जा रहा है। तो बहरहाल इसका बेस्ट वे यही था जो मैंने यहाँ लिख दिया, पॉसिबल विद द इंक्रीज इन मास टी एवरेज डिक्रीजेस, द डिक्रीज इन टाइम इज नॉट यूनिफॉर्म। आई होप मेरी इस स्टेटमेंट से सब लोग एग्री कर रहे हैं, सब लोग सहमत है। इस पर फीडबैक दे दीजिए अगर मैं फिर आगे जाऊं, ताकि वाइंड अप करें चीजों को। ओके, तो ठीक है बेटा, थैंक यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन